अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट जेएस का इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग इजीली नेक्स्ट जेएस का अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जेएस के इंट्रोडक्शन से पहले मैं रिएक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो है वो रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है। तो रिएक्ट के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे इस चैनल पे मैं वेब डेवलपमेंट की भी प्लेलिस्ट है मेरे पास, जिसमें मैं एचटीएमएल की वीडियोस डाल रहा हूँ। तो रिएक्ट और नेक्स्ट से पहले आप लोगों को एचटीएमएल सीएसएस आनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो टाइप स्क्रिप्ट ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो देख लें। और एच टी एम एल सी एस एस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी है मेरी लास्ट वीडियो, तो ये ज़रूर देख लें, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए हम लोग रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर किसी ने नहीं देखी है वीडियो तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि ईजी वे में एक्सप्लेन कर दूँ रिएक्ट और नेक्स्ट को। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जेएस। तो सबसे पहले तो रिएक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि रिएक्ट से ही नेक्स्ट जेएस निकला है, यानी नेक्स्ट जेएस जो हमारा है वो एक फ्रेमवर्क है। किसका? रिएक्ट का। तो रिएक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना ज़रूरी होगा, सही है। तो इसका छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अभी रिएक्ट का। तो बेसिकली रिएक्ट है क्या? रिएक्ट हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि हमें इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाने में मदद करती है, इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स बनाने में मदद करती है। अब इंटरैक्टिव वेबसाइट का क्या मतलब है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि रिएक्ट हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जो कि क्या करती है, जो कि इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाने में मदद करती है। अब इंटरैक्टिव का मतलब क्या है ये आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, लाइब्रेरी का यहाँ पे क्या मतलब है? लाइब्रेरी का मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई हमारे पास, पाइथन हो गई या जावास्क्रिप्ट हो गई या टाइप स्क्रिप्ट हो गई। टाइप स्क्रिप्ट से आप लोग फेमिलियर है, आप लोगों को आती है। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है मैथ की। अब वो जो लाइब्रेरी है मैथ की, उसके अंदर मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटी है, यानी कि एडिशन की हो गई, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, पावर हो गई। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं ये मैथ की लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई होंगी, सही है। बंडल बना हुआ होगा उस लाइब्रेरी के अंदर, जो है ना हमारे पास क्या होगा, सारी सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शनैलिटीज होगी। तो एक लाइब्रेरी मैथ की हो गई, ठीक है। तो बेसिकली लाइब्रेरी हमारे पास क्या होती है कि जिसके अंदर सेट ऑफ रिलेटेड कोड रखा हो, कि जिसके अंदर हमारे पास, जैसे मैथ की लाइब्रेरी का हमने बताया कि मैथ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो उस लाइब्रेरी के अंदर होंगी। इसी तरीके से रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, सही है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने, मतलब जावास्क्रिप्ट से ये निकली है रिएक्ट जेएस, जो कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये लाइब्रेरी का काम क्या है कि जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, जो हमारे पास वेब एप्स होती हैं, उनको क्रिएट करती है। इजीली इंटरैक्टिव वेब एप्स हम लोग बना सकते हैं, सही है। कैन इजीली मेक स्पा सिंगल पेज एप्लीकेशंस। अब ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसको मैं अभी डिफाइन करूँगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि हमारे पास इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाने में मदद करती है, सही है। दूसरी चीज़, ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। इसमें हम लोग कंपोनेंट्स में काम कर रहे होते हैं। एक कंपोनेंट हम लोग बना लेते हैं तो उसको हम लोग वापस से यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। बार बार हम लोगों को एक कोड लिखना नहीं पड़ेगा। एक कंपोनेंट हमने बना लिया, उसी को हम लोग रीयूज़ करते रहेंगे, उसी को हम लोग बार बार यूज़ करते रहेंगे, उसी को हम लोग बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे। दूसरी चीज़, ये सबसे बड़ा फीचर है रिएक्ट का। तीसरी चीज़, हमारे पास इसमें जो सिंटैक्स होता है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के अंदर एच टी एम एल लिख रहे होते हैं। अब एच टी एम एल मैंने एच टी एम एल की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। एच टी एम एल होता क्या है उसका मैंने इंट्रो दिया हुआ है मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि एच टी एम एल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है रिएक्ट पढ़ने से पहले। तो बेसिकली हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर एच टी एम एल का स्ट्रक्चर लिख रहे होते हैं, एच टी एम एल लिख रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं जे एस एक्स सिंटेक्स, जे एस एक्स सिंटेक्स, सही है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एच टी एम एल लिख रहे हैं। तीसरी चीज़, फास्ट डॉम मैनिपुलेशन। ये इसका एक और फीचर है कि हम लोग डॉम को इजीली मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पांचवी चीज़ क्या है कि हम लोग स्पा एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हैं। और इसमें छठी चीज़ क्या है कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ये 5 और 6 पॉइंट्स मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्पा एप्लीकेशन क्या होती हैं, तो चलते हैं, एक मैं इसकी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है, ऐसी ही रैंडमली मैंने सेलेक्ट की थी। तो इस वेबसाइट में अगर आप लोग एक चीज़ गौर करें
तो यहाँ पे जितना भी हमारे पास जो भी कंटेंट आ रहा है वो सारा का सारा लोड हुआ हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो अमूमन नॉर्मली वेबसाइट्स में क्या होता है कि हम लोग जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास लोडर चल जाता है और दूसरे पेज पे हम जाते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हम लोग नीचे आ गए। मैंने गेम प्ले पे क्लिक किया, हम लोग गेम प्ले की हेडिंग पे आ गए। यहाँ पे पेज लोड नहीं हो रहा, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। यहाँ पे इस पूरी की पूरी वेबसाइट में सिंगल पेज है, एक ही पेज पे हमारा पूरा काम चल रहा है। यहाँ पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे चक की हेडिंग पे आ गया पैकेजेस टीम, ठीक है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे दूसरे पेज पे नहीं राउट करेंगे। देखिए एक ही यूआरएल चल रहा है हमारा, एक ही वेबसाइट चल रही है, एक ही पेज चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये खुल के आ गया इस तरीके से न्यूज़ लेटर। और यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डालूंगा, साइन अप करूँगा तो वो इसी वेबसाइट पे रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, रीडायरेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं यूट्यूब पे आऊँ, यूट्यूब पे अगर मैं जाऊँ होम पे, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये लोडिंग शुरू हो गई। यहाँ पे पूरा लोडर चल गया और पूरा कंटेंट चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूँ हेलो, तो ये फिर पूरा यहाँ पे लोडिंग होगी और ये इस तरीके से कंटेंट मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यूट्यूब, जैसे यूट्यूब में हमारे पास लोडिंग हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है सिंगल पेज में हमारे पास एप्लीकेशन चल रही है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, सही है। इस तरीके से तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन की एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करूँगा तो हम लोग नीचे आ गए, सही है। अच्छा, अब इंटरेक्टिव की बात आई। मैंने कहा था कि ये लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जो कि इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बनाने में होती है। अब ये जो वेबसाइट है ये रिएक्ट से बनी हुई है, सही है, रिएक्ट जैसे इस्तेमाल हुई है इसमें। तो इंटरेक्टिविटी का क्या मतलब है, मैंने ये कहा था कि इंटरेक्टिविटी हम लोग इसमें इंटरेक्टिविटी आसानी से अचीव कर लेते हैं। तो इंटरेक्टिव का मतलब ये है कि अगर जैसे कि मैं यहाँ इस सेक्शन पे आया पैकेजेस के, यहाँ पे मैंने फुल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास इमेज बड़ा हो गया और यहाँ पे हेडिंग चेंज हो गई। फैमिली पे आया तो यहाँ पे वापस से ये जूम आउट हो गया, फुल पे आया जूम इन हो गया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो रहा है। स्टार्टर पे गया तो यहाँ पे एक जो चीज़ थी वो साइड में चली गई। तो ये एक इंटरेक्टिव वेबसाइट है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये और जूम आउट हो गया थोड़ा सा, सही है। तो ये एक हमारे पास एक इंटरेक्टिव वेबसाइट है। अब यहाँ पे जैसे कि ये अकॉर्डियंस चल रहे हैं कुछ, मैंने इसको इस वाले कंटेंट को देखना था, मैंने बेसिक इन्फो पे क्लिक किया, ये खुल गया, बंद हो गया, सही है। अब ये जनरल सेटअप इस पे क्लिक किया तो ये खुल गया, इस पे क्लिक किया तो ये बंद हो गया और ये खुल गया। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं ना ये सारी इंटरेक्टिविटी में आती है कि कितनी वेबसाइट इंटरेक्टिव है, यूज़र उसमें यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, यूज़र को कितनी सेटिस्फेक्शन है, यूज़र कितना सेटिस्फाइड है। जितनी ज़्यादा इंटरेक्टिविटी होगी उतना यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस होगा वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये इस तरीके के वेबसाइट्स बनाने में हमारे पास रिएक्ट काम आती है। तो एक ये चीज़ हो गई। तो इंटरेक्टिविटी का मतलब आपको पता चल गया होगा। और सिंगल पेज एप्लीकेशंस का भी मतलब आपको पता चल गया कि जहाँ पे लोडिंग हमारे पास नहीं होती। यहाँ पे मैं कंटेंट चेंज कर रहा हूँ तो लोडिंग नहीं हो रही, बिल्कुल मेरा पेज लोड नहीं हो रहा है, सही है। मेरा पेज बिल्कुल भी लोड नहीं हो रहा है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, वहाँ पर सिंगल पेज वेबसाइट बनी हुई है। कैसे हमने बनाई, रिएक्ट जेएस के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सिंगल पेज एप्लीकेशन सिर्फ रिएक्ट ही से ही बन सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग चाहें तो सिंपल जावा स्क्रिप्ट से भी बना सकते हैं। लेकिन फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि रिएक्ट जेएस को यूज़ क्यों किया हमने, अगर हम लोग सिंपल जावा स्क्रिप्ट से हम लोग ये इंटरेक्टिविटी अचीव कर सकते हैं, ये इंटरेक्टिव कर सकते हैं वेबसाइट को। तो ये जो फंक्शनैलिटी है हमारे पास पूरी, जैसे कि ये जूम हो रहा है, तो सिंपल जावा स्क्रिप्ट से हमें करने में ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोगों को मतलब काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रिएक्ट यहाँ पे काम आता है कि हम लोग ईजीली कंपोनेंट्स बनाते हैं और उसको हम लोग इंटरेक्टिव वेबसाइट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो जब रिएक्ट नहीं आई थी, रिएक्ट आने से पहले हम लोग बेसिकली जे क्यूरी से ये काम कर रहे होते थे। जावा स्क्रिप्ट और जे क्यूरी, सिंपल प्लेन जावा स्क्रिप्ट, वनीला जावा स्क्रिप्ट, या इन चीज़ों से हम लोग काम कर रहे होते थे। लेकिन जब रिएक्ट आई तो उसमें कॉम्पोनेंट वाला एक कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें फिर क्या हमारे पास आसानी हो गई कि हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं कि जिसमें इंटरेक्टिविटी हमारे पास अचीव हो रही हो, ठीक है। तो ये रिएक्ट का एक फ़ायदा है जो कि हम लोग पहले मतलब जो चीज़ हम लोग पहले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, हमें ज़्यादा मेहनत लगती थी। अब रिएक्ट जब आई तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास वही चीज़ हम लोग आसानी से अचीव कर पा रहे हैं और टाइम कम लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने रिएक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया। अब क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, और अच्छा डॉम रह गया। डॉम का मैं बता देता हूँ। डॉम बेसिकली क्या है, डॉम मैनिपुलेशन यही है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे कि इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास कंटेंट चेंज हो रहा है, तो क्लिक करने पे मेरे पास कंटेंट चेंज हो रहा है। या मैं अगर कुछ सर्च कर रहा हूँ, अब यहाँ पे तो सर्च का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी और वेबसाइट पे जाऊँ वहाँ पे मैं सर्च करूँ तो वहाँ पे वो सर्च करने के बेसिस पे मेरे पास कुछ
चीज़ें दिखेंगी। जैसे अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं अपने चैनल पे आऊँ, यहाँ पे चैनल पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँ, सही है, जैसे कि मैंने सर्च किया स्टेप 4, तो यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन हो रही है। यहाँ पे स्टेप इसके बेसिस पे हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है, मतलब इस सर्च के बेसिस पे जो कंटेंट आ रहा है वो सही है। तो इस तरीके से ये हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन होती है कि हम लोग डॉम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब ये आगे क्या होता है, इसकी इतनी भी गहराई में ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं, आगे देख लेंगे इसको, क्योंकि अभी हम लोग बिगनर्स हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, इसमें एक और फीचर है रिएक्ट में, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, तो ये भी मैं आगे बताऊँगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जेएस क्या है, नेक्स्ट जेएस बेसिकली एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट का। अब वहाँ पे आप लोग बोलोगे यहाँ पे लाइब्रेरी था, ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है एक, सॉरी रिएक्ट लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, सही है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी फ्रेमवर्क क्या आ गया, लाइब्रेरी तो सही है, समझ आ गया। लाइब्रेरी क्या होता है, सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शनलिटीज। फ्रेमवर्क क्या होता है, बेसिकली फ्रेमवर्क भी एक लाइब्रेरी की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा। फ्रेमवर्क एक पूरा आपके पास बेसिकली पूरा आपके पास एक सिस्टम होता है, जिसमें एक सिस्टम पूरा उसके उसके मुताबिक हम चल रहे होते हैं, उसके रूल्स के मुताबिक हम लोग चल रहे होते हैं। बेसिकली अभी इसको आप ऐसे समझ लें, लाइब्रेरी ही समझ लें, लेकिन सिर्फ इसमें हमें फ्रेमवर्क के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लाइब्रेरी है, इसको हम लोग जैसे भी हम लोग अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क्स के कुछ रूल्स होंगे, कुछ सेट ऑफ रेगुलेशंस होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जिनको हमें फॉलो करना होगा। तो बेसिकली रिएक्ट नेक्स्ट क्या है, फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, सही है। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और रिएक्ट से फिर क्या बना है, नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस क्या है, फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस जो रिएक्ट के पास फीचर्स हैं, वो नेक्स्ट जेएस के पास हैं, बल्कि नेक्स्ट जेएस के पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जिनकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्ड ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट, यानी कि रिएक्ट के ऊपर बना है, सही है। रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, तो रिएक्ट के ऊपर बना है, ठीक है। और जो चीज़ें इसमें रिएक्ट के अंदर हमारे पास जो फीचर्स हैं रिएक्ट के, वो सारे के सारे नेक्स्ट में तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसमें और भी फीचर्स हैं, सही है। जैसे कि बेटर एसईओ, एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये चीज़ क्या होती है, मैं बता दूँ आप लोगों को। जैसे कि अगर मैं गूगल पे जाऊँ और मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ चाइनीज़ कोर्स, सही है। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स ऐसी आ जाएंगी जो कि मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स बेचेंगी, सही है। पहली आई कोर्सेरा, दूसरी आई कोर्सेरा, तीसरी फिर एन ई डी अकेडमी का एक कोर्स आ गया, यहाँ पे एलिसन.com आ गया। तो ये जो यहाँ पे रैंकिंग्स आ रही हैं, सबसे पहले कौन सा लिंक दिख रहा है मुझे, कोर्सेरा का। इसका मतलब ये कि कोर्सेरा की एसईओ सबसे अच्छी है। तो हमारे पास जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे, तो उसको हम कहते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें सबसे पहले कौन सी वेबसाइट का लिंक दिख रहा है। तो जितनी अच्छी वेबसाइट की एसईओ होगी, वो उतना ऊपर आएगा। अब कोर्सेरा की एसईओ उतनी अच्छी थी, तो इसलिए ये ऊपर आ गया, सही है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट.जेएस प्रोवाइड करता है बेटर एसईओ। एसईओ हमारे पास अच्छी हो जाती है, हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे वो गूगल में ऊपर शो होगी, गूगल के सर्च इंजन में ऊपर शो होगी, सबसे टॉप पे शो होगी, ठीक हो गया। तो ये हो गया बेटर एसईओ। दूसरा ये फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब ये फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, जो जो भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में, अगर वो नहीं देखी आप लोगों ने तो देख लीजिएगा। उसमें ये बात कर चुका हूँ कि फ्रंट एंड होता है एक वेबसाइट का, बैक एंड होता है। फ्रंट एंड मतलब कि जो हमें वेबसाइट का फ्रंट एंड दिख रहा है, और बैक एंड का मतलब ये कि अगर मैं जैसे यूट्यूब पे ही चले जाऊँ, यहाँ पे मुझे फ्रंट एंड दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, सही है, यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, फिर वहाँ से उस सर्च के बेसिस पे मुझे कंटेंट दिखेगा। मैं सर्च कर रहा हूँ न्यूज़ सर्च कर रहा हूँ, तो न्यूज़ की मुझे न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस मुझे आ जाएंगी, सही है, न्यूज़ चैनल की वीडियोस आ जाएंगी। तो वो बैक एंड की चीज़ प्रोसेस करके मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड पे मुझे डिस्प्ले कर रही है, ठीक है। तो एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। अब रिएक्ट जो हमारे पास लाइब्रेरी है, वो क्या है, वो फ्रंट एंड के लिए सिर्फ फ्रंट एंड हमें क्रिएट करके दे रही है, जबकि नेक्स्ट जेएस है वो बैक एंड भी दे रही है और फ्रंट एंड भी दे रही है। हम फ्रंट एंड भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें डेवलप कर सकते हैं, और बैक एंड की एपीआईज भी हम इसमें लिख सकते हैं। अब एपीआईज क्या होता है, इसके आगे इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, इसको अभी आप लोग छोड़ दें। बस इतना इसमें हम जहन में रखना है आप लोगों को कि फ्रंट एंड और बैक एंड इसमें दोनों होता है, इसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट है, ठीक है। जबकि उसमें रिएक्ट में क्या होता है, सिर्फ फ्रंट एंड। अच्छा, आगे चलते हैं। सपोर्ट्स बोथ सर्वर साइड रेंडरिंग एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या सपोर्ट कर रहा था, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। यहाँ पे दोनों सपोर्ट कर रहा है, सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो मैंने कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले आता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब बेसिकली होता क्या है,
अच्छा, इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों को वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, मेरी लेटेस्ट वीडियो जो मेरी लास्ट वीडियो है वो देख लीजिएगा, तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ जाएगा कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या होती है। अभी वो नहीं बताऊंगा। क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, बेसिकली हमारे पास जब भी हमारे पास एक ब्राउज़र है, हमारे पास क्रोम है, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ न्यू टैब में, यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, तो जब जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च कुछ करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूँगा, तो वो कहाँ जाएगा, वो सर्वर पे जाएगा। सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर है जो कि कहीं और रखा हुआ होगा, सही है। ये मैं घर से बैठ के सर्च कर रहा हूँ कुछ, तो मैंने www सर्च किया और वो कंप्यूटर पे गया, सर्वर पे गया। सर्वर क्या करेगा, उस क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि सर्वर एक HTML हमारे पास देगा, सही है, लेकिन वो HTML को लोड करके नहीं देगा, वो रेंडर करके नहीं देगा। अब रेंडर क्या होता है ये मैं बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं कि लोड कर मतलब HTML तो वो देगा, लेकिन वो लोड करके नहीं देगा, सही है। यहाँ पे हमारे पास लोडिंग वेबसाइट लोड होगी, ठीक है। फिर वो जावास्क्रिप्ट देगा, पहले HTML देगा फिर जावास्क्रिप्ट देगा। सर्वर सेंड्स जावास्क्रिप्ट टू द ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है, जैसे क्रोम ब्राउज़र, तो पहले HTML देगा सर्वर, फिर जावास्क्रिप्ट देगा। उसके बाद वो फिर जो भी हमारे पास, अगर ये रिएक्ट है, ये व्यू है, ये एंगुलर है और ये जावास्क्रिप्ट है, जो भी हमारा नेक्स्ट जेएस, जो भी हमारा फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा होगा वो आएगा। तो ब्राउज़र जो भी होगा हमारा वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट रन होगी। जावास्क्रिप्ट जब रन होगी तो उसके बाद जाके हमारे पास पेज बिकम्स व्यूएबल, उसके बाद जाके हमारे पास वो पेज लोड होगा। तो इतना बड़ा प्रोसेस हमारा क्लाइंट साइड रेंडरिंग में कि ये क्या है, डिसएडवांटेज है कि पहले ब्राउज हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर वहाँ से HTML देगा, फिर सर्वर JS देगा, फिर हमारे पास जो ब्राउज़र है JS आने के बाद, जावास्क्रिप्ट आने के बाद ब्राउज़र उस JS को लोड करेगा और फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास वेबसाइट खुल के सामने आएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, लोडिंग टाइम ज़्यादा है, वेबसाइट का लोडिंग टाइम ज़्यादा है। तो ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग ही होती है, सही है, कि क्लाइंट की तरफ हमारे पास रेंडरिंग हो रही होती है। क्लाइंट क्या है यहाँ पे, क्लाइंट के लैपटॉप है, सही है, क्लाइंट ब्राउज़र है। तो क्लाइंट में हमारे पास HTML लोड हो रही है, वो क्लाइंट में हो रही है। जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है, क्लाइंट कर रहा है, मतलब लैपटॉप कर रहा है। और यहाँ पे फिर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, वो भी लैपटॉप मतलब क्लाइंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम क्या बढ़ गया, हमारे पास वेबसाइट का टाइम बढ़ गया, लोड होने का टाइम बढ़ गया। तो ये हमारे पास हो गई क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अब हम सर्वर साइड रेंडरिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा, क्लाइंट साइड रेंडरिंग मैंने क्या बताया था कि रिएक्ट के अंदर होती है, सही है। अब सर्वर साइड की बात कर लेते हैं। सर्वर साइड में क्या होता है कि हमने जब वेबसाइट को मतलब जब हमने www वेबसाइट को एक्सेस किया, हमने एंटर किया सर्च में, सर्च इंजन में, यहाँ पे जब हमने एंटर किया उसको लिख के, तो क्या होगा कि सर्वर क्या करेगा, एक HTML तो रिटर्न करेगा। HTML तो वो भी रिटर्न कर रहा था, लेकिन वो जो HTML होगी वो ऑलरेडी रेंडर्ड होगी, वो लोड करके देगा। HTML को वो लोड करेगा फिर भेजेगा ब्राउज़र को। तो यहाँ पे हमें वेबसाइट यहीं पे दिख जाएगी, देखिए यहीं पे हमें वेबसाइट दिख गई। एक HTML हम लोगों को यहीं पे दिख गई, HTML CSS उसने लोड करके दे दी, स्टैटिक HTML उसने लोड करके दे दी। ब्राउज़र को लोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लाइंट को लोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर बाद में जावास्क्रिप्ट आई और फिर जब ब्राउज़र ने जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट की तो फिर फंक्शनैलिटी भी आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास लोडिंग टाइम बहुत कम हो गया। सर्वर क्या कर रहे हैं हम लोगों को कि HTML लोड करके दे रहा है पहले से, सही है। पहले से मुझसे मतलब क्या है कि जब हमने www, जैसे कि मैं फेसबुक की बात कर लूँ, www.facebook.com मैंने ऐसा एंटर किया तो सर्वर ने क्या रिटर्न कर दिया, फ़ौरन ही HTML रिटर्न कर दी। HTML को लोड किया अपने पास, यहाँ पे लोडिंग की इसने, और यहाँ से फिर उसने HTML को, जो लोडेड HTML थी, जो रेंडर्ड HTML थी, उसको, उस डिस्प्ले को, उस व्यू को उसने यहाँ पे भेज दिया। कहाँ भेज दिया, क्लाइंट को भेज दिया। क्लाइंट ने सिर्फ उसको दिखा दिया, क्लाइंट को लोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे हमारा काम फास्ट हो गया, ऐसा ही फास्ट हो गया। जो चीज़ हम लोग को फोर्थ स्टेप में मिल रही थी, हम लोग को वो चीज़ सेकंड स्टेप में मिल गई। हाँ, ये है कि जावास्क्रिप्ट अभी लोड नहीं हुई है, सिर्फ HTML उसने भेज दिया लोड करके। जावास्क्रिप्ट बाद में सर्वर जब भेजेगा तो ब्राउज़र लोड करेगा और दिखा देगा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि एक वेबसाइट का स्केलेटन, वेबसाइट का स्ट्रक्चर हमें जल्दी से दिख गया कि वेबसाइट है कैसी। वेबसाइट की HTML हम लोग को जल्दी से दिख गई यहाँ पे। तो ये बाद में उसकी जो फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, जैसे जावास्क्रिप्ट की मैं बात करूँ तो बटन के क्लिक पे कुछ खुल रहा है, एक मोडाल खुल रहा है, जैसे कि मैं इसकी बात कर लूँ, इस बटन के क्लिक पे ये खुल रहा है, तो ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, सही है, जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। तो वेबसाइट जब यहाँ पे मैं लोड करूँगा, फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट, इसमें सर्वर साइड रेंडरिंग लगी हुई है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे लोड करूँगा तो वेबसाइट पूरी आ जाएगी, सही है। लेकिन उसके थोड़े से सेकंड बाद, माइक्रो सेकंड बाद, ये बटन्स की फंक्शनैलिटी चलेगी। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट अभी लोड नहीं हुई है, अभी सिर्फ HTML पूरी लोड हो गई, लेकिन जावास्क्रिप्ट लोड नहीं हुई। तो जावास्क्रिप्ट थोड़ी देर बाद लोड होगी, मतलब कुछ माइक्रो सेकंड्स बाद लोड होगी, और वो टाइम इतना कम होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि जावास्क्रिप्ट लोड हो जाएगी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि लोडिंग टाइम बढ़ जाता है,
हमारे पास HTML जो आती है वो क्लाइंट ही लोड कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट आती है वो भी क्लाइंट लोड कर रहा होता है, फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही होती है और फिर हमारे पास हमें व्यूएबल कंटेंट दिख रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास सर्वर साइड में क्या हो रहा होता है कि डायरेक्टली हमारे पास HTML रेंडर्ड हुई भी आती है, डायरेक्टली हमें व्यू मिल रहा होता है और डायरेक्ट वो बस ब्राउज़र दिखा देता है उसको, और जावास्क्रिप्ट बाद में आती है हमारे पास, और फिर पेज यहाँ पे बाद में हमारे पास इंटरेक्टेबल बनता है। यहाँ पे देखें यही चीज़ वो बता रहे हैं कि पेज बिकम्स इंटरेक्टेबल, मतलब यहाँ पे तो लोड हो गया पेज लोड हो गया पहले से, लेकिन इंटरेक्टेबल वो बाद में हुआ। क्यों 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 बाद में हुआ? क्योंकि जावास्क्रिप्ट बाद में आई। सही है, लेकिन फ़ायदा क्या है यहाँ पे? पेज हमें दिख गया कि पेज कैसा है, पहले से हमें फ़ौरन ही पेज दिख गया, जबकि वहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारे पास पेज भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे लोडिंग ही चल रही है, बाद में यहाँ पे व्यूएबल हो रहा है, इंटरेक्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा कि सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है। तो ये जो नेक्स्ट जेएस है ये दोनों चीज़ें सपोर्ट करता है, क्लाइंट साइड भी सपोर्ट करता है और सर्वर साइड भी सपोर्ट करता है, जबकि रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ CSR यानी क्लाइंट साइड रेंडरिंग सपोर्ट करता है। अब चलते हैं हम लोग अपने इंस्टॉलेशन पे। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को इंस्टॉलेशन में? सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि नोड.js हमारे पास इंस्टॉल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं CMD डायरेक्ट सर्च करूँगा, CMD जैसे ही मैंने सर्च किया यहाँ पे मैं सर्च करूँगा Node-V। जैसे ही मैंने यहाँ पे Node-V सर्च किया तो नोड क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। सही है, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास Node.js इंस्टॉल है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे आता है कमांड नॉट एक्सटर्नल कमांड करके कुछ बड़ा सा एरर आता है, सही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास Node.js इंस्टॉल नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पे जाना होगा, डाउनलोड Node.js करना होगा। सही है, जैसे ही आप लोग डाउनलोड Node.js करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड Node.js का ऑप्शन आ जाएगा, प्री बिल्ड इंस्टॉलर में आके यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और सेटअप को रन कर लेना, आपकी Node.js इंस्टॉल हो जाएगी। तो वो तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड होती है, बस यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड का बटन दबाएंगे, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो उसको रन कर लें, सेटअप को रन कर लेना है, तो तुम्हारे पास Node.js भी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, फिर जब आप यहाँ से बंद करेंगे, CMD वापस खोलेंगे, CMD को वापस खोल के Node-V करेंगे तो आपके पास भी इस तरीके से वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा और Node.js आपका इंस्टॉल हो चुका होगा। ठीक हो गया, तो ये हमने ये स्टेप ऑलरेडी किया हुआ है मैंने, तो ये करने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने भी किया हुआ होगा। अब हम चलते हैं, अपना एक नया फोल्डर बना लेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, अपना एक नया फोल्डर बनाना है। मैं आ गया हूँ अपने नेक्स्ट.js प्रोग्रामिंग के फोल्डर में। यहाँ पे मेरे पास एक हेलो वर्ल्ड का ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, हेलो वर्ल्ड 2 कर दूंगा, हेलो वर्ल्ड -2 कर दूंगा। कोशिश ये करें कि फोल्डर का नाम में कोई स्पेस नहीं आए, शुरू में भी कोई स्पेस नहीं है, आखिर में भी कोई स्पेस नहीं है, बीच में भी कोई स्पेस नहीं है, डैश डालना है बीच में नाम के। एंटर किया, इस फोल्डर के अंदर आना है। अब ये जब फोल्डर हमने बना लिया, इस फोल्डर को क्लिक करके इसके अंदर आ रहा है, आगे इसके अंदर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेना है। ऊपर मैंने एड्रेस बार में क्लिक किया, CMD पे क्लिक किया, CMD लिखा और एंटर किया, और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिख के मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक करके टर्मिनल पे क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल खुल जाएगा मेरा। सही है, ये कुछ एरर आ रहा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। पावर शेल खुला हुआ है, मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया मेरा। सही है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए हमने Node.js तो इंस्टॉल कर ही लिया है, तो हमें सिंपल क्या करना होगा, कमांड लिखनी होगी। कौन सी कमांड लिखनी होगी? ये कमांड है हमारे पास npx create -next app और @latest और आखिर में डॉट। ये डॉट लगाना ज़रूर, डॉट लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि डॉट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। पहले मैं कमांड यहाँ पे लिख दूंगा npx create -next -app। सही है, यही कमांड है हमारी, दफ़ा चेक कर लेते हैं, यही है। आखिर में @latest आ जाएगा, @latest। सही है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आ गई कमांड पूरी। अब आखिर में हम लोग को डॉट लगाना ज़रूरी है। इस कमांड को रन करने से पहले एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे होना चाहिए और इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, सही, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वीक इंटरनेट है तो उस पर भी हमारी कमांड फेल हो जाएगी। क्यों फेल हो जाएगी? क्योंकि ये जो कमांड है ये हमारी इंटरनेट से फाइल्स को डाउनलोड कर रहा होता है। अभी यहाँ पे मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है, यहाँ पे जितनी भी फाइल्स डाउनलोड होंगी वो इंटरनेट से हो रही होंगी। तो अगर आपके पास इंटरनेट ही वीक है तो वो डाउनलोड नहीं हो पाएगी और आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एरर दिखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अच्छा, डॉट लगाने का रीज़न ये है, जब तक ये कमांड चल रही है मैं बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ये पूछेगा वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट, तो यस कर देंगे, यस। यहाँ पे जो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं सबको यस करना है। टेलविंड CSS अगर आपको आती है
तो आप येस करके इसको एंटर कर सकते हो। मुझे नहीं आती तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। एसआरसी की डायरेक्टरी बनानी है, हाँ बना देते हैं। ऐप राउटर चाहिए, रिकमेंडेड है, हाँ सही है। बस येस येस करते रहे और ये फिर यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो फाइल्स हमारी वन बाय वन यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि डॉट का रीज़न क्या है। डॉट का रीज़न सिंपल सा ये है कि हमने जो प्रोजेक्ट अभी बनाया है, हमने क्या किया था, सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, हमने एक फ़ोल्डर बनाया था, ऐसा ही है। उस फ़ोल्डर के अंदर हम लोग आ गए थे और उस फ़ोल्डर के अंदर आके हमने यहाँ पे, मतलब इस फ़ोल्डर के अंदर आके हमने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोला था, ऐसा ही है। विजुअल स्टूडियो कोड खोलने के बाद हमने फिर ये वाली कमांड रन की थी, ऐसा ही है ना। तो इस डॉट का मतलब ये है कि इस डॉट का मतलब ये है कि इसी फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स को इंस्टॉल कर दो। अगर मैं यहाँ पे डॉट नहीं लगाता तो वो क्या करता कि इस फोल्डर के अंदर, यानी कि हेलो वर्ल्ड 2 के अंदर एक और फोल्डर बना देता और उस फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स को इंस्टॉल करता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि डॉट लगा दिया, तो डॉट लगाने का मकसद ये है कि हम लोग इसको, इस एनपीएक्स को बता रहे हैं कि भाई जो भी फाइल तुम डाउनलोड करोगे वो ऑलरेडी सारी इसी फोल्डर के अंदर आ जाए, सही है। इसी फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स आ जाएंगी। एक और फोल्डर नहीं बना, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पहले से फोल्डर बना दिया है। तुम्हें कोई फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली इन सारी फाइल्स को यहाँ प्लेस कर दो, सही है। अगर मैं डॉट नहीं लगाता तो फिर वो एक और फोल्डर बनाता, उसके अंदर सारी फाइल्स को डाल देता, सही है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारा सक्सेस आ गई है। क्यों सक्सेस हमारे पास आ गई है? अगर आपके यहाँ पे फेल आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, तो उसका जो मेन रीज़न होगा वो यही होगा कि उसका मेन रीज़न यही होगा कि आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है। तो नेट को वापस से कनेक्ट करके देखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आपका एक दफ़ा फेल आ गया तो यहाँ पे कुछ फाइल्स आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी, तो आपको उन सबको डिलीट करना होगा, शिफ्ट डिलीट, सही है। शिफ्ट डिलीट करके वापस से, जब शिफ्ट डिलीट करेंगे वापस से ट्राई करना होगा, वापस से यही वाली कमांड रन कीजिएगा। तो डिलीट करके कीजिएगा, क्योंकि जो पुरानी फाइल्स हैं वो ना वो ओवरराइड हो जाएंगी। तो पुरानी फाइल्स को पहले डिलीट करिएगा, फिर ही वापस से कमांड रन करेंगे, तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, सही है। और अगर आप लोगों का सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे CLS लिख के मैंने क्लियर कर दिया टर्मिनल को। अब हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना है। तो इस प्रोजेक्ट को रन कैसे करेंगे? सिंपल, यहीं पे जहाँ पे मैंने पुरानी कमांड लिखी थी npm run dev लिखूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा npm run dev, और यहाँ पे मैं एंटर करने के बाद मेरे पास स्टार्टिंग का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट हो गया, रेडी हो गया। वेट करें, वेट करते रहता है, हाँ सही है, सही है। जैसे ये रेडी का ऑप्शन आया, अब यहाँ पे एक लोकल का लिंक आ रहा है, बस लोकल, ऐसे लोकल लोकल लिखा होगा, कॉलन लिखा होगा और एक लिंक आ रहा होगा। या तो आप, दो तरीके हैं इसको खोलने के। या तो यहाँ पे हम लोग जब जाएंगे, यहाँ पे माउस लेके आए, तो यहाँ पे फॉलो लिंक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है तो डायरेक्ट खुल जाएगा, ठीक है। वेट करते हैं, ये कंपाइलिंग आएगा यहाँ पे, कंपाइल का वेट करते हैं। कंपाइल हो गया है। अब मैं वापस से जाऊँगा तो ये मेरे पास पूरी की पूरी वेबसाइट आ गई है। अब ये वेबसाइट कहाँ से आ रही है इसको भी देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसको खोलने का, कि यहाँ पे आए और कंट्रोल दबा दिया, कंट्रोल प्लस क्लिक लिखा आ रहा है, तो कंट्रोल दबाया मैंने, एक उंगली से कंट्रोल दबाया है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा माउस से, मतलब कंट्रोल दबा के माउस से क्लिक किया तो ये भी खुल के आ गया। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, कि यहाँ पे मैं न्यू टैब में आया और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा HTTP टाइप, लेकिन आप लोगों को सेम टू सेम यही करना है, HTTP:// लोकल होस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फिर कॉलन, फिर 3000 और फिर एंटर। तो जैसे ही एंटर किया मेरे पास ये आ गया। तो सेम टू सेम यही टाइप करना होगा। क्या टाइप करना होगा? ये लिंक टाइप करना होगा। ये जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो खुल के आ जाएगा हमारे पास प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। तो ये हमारे 3 तरीके हो गए इसको, प्रोजेक्ट को रन करने के। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ से रहा है, इसको चेंज अगर करना है तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल के दिखा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड की हेडिंग डाल के दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, टर्मिनल हमारा खुला हुआ है, टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, टर्मिनल को क्रॉस कर देना है। अच्छा, एक और चीज़, अगर इस चीज़ को हमें रोकना है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा अभी सर्वर रन हो रहा है, मेरे पास वेबसाइट अभी चल रही है, तो यहाँ पे हम लोग टर्मिनल में आके यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल सी दबा देंगे। जैसे ही कंट्रोल सी दबाएंगे तो टर्मिनेट का ऑप्शन आएगा, मैं वाई लिखूंगा और एंटर करूँगा। अब टर्मिनेट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर दिख जाएगा, सही है। तो अब इसको रन वापस से करना है, तो वापस से रन करने की क्या कमांड है, वही कमांड है npm run dev। वापस से मैंने इसको रन किया, तो वापस से जैसे ही मैंने रन किया, ये वापस से मेरा स्टार्ट हो गया सर्वर। और जैसे ये स्टार्ट हो गया, मैं अब इस चीज़ को रिलोड करूँगा तो मेरे पास ये आ जाना चाहिए,
तो देख लेते हैं इसको। कंपाइल हो गया, सही है। तो ये मेरे पास खुल के वापस से आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, हेडिंग डाल के दिखानी जल्दी से, तो मैं आऊँगा अपने एक्सप्लोरर में। ये खोला मैंने, सही है। यहाँ से मैंने खोल के एसआरसी के अंदर आ गया, क्योंकि मैंने एसआरसी को येस किया था, इसलिए एसआरसी का फोल्डर है। एसआरसी के फोल्डर के अंदर एक ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर के अंदर मेरे पास क्या होगा, एक पेज डॉट टी एस एक्स होगा। पेज डॉट टी एस एक्स में आऊँगा, यहाँ पे मुझे अपना सारा का सारा कोड दिख जाएगा। ये मेरा सारा का सारा कोड है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीड आवर डॉक्स। तो यहाँ पे रीड आवर डॉक्स मुझे दिख जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ होगा नीचे, ये आ गया, रीड आवर डॉक्स, सही है। तो ये पूरी की पूरी एच टी एम एल लिखी हुई है। ये क्या होती है, एच टी एम एल। तो इस डिव के अंदर मेरे पास पूरी की पूरी एच टी एम एल लिखी है, जो कि ये वाला पेज शो कर रही है, सही है। ये वाले पेज को मैं हटा देता हूँ अभी। मैं इसको जैसे ही मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा, तो मेरे पास ये पेज एम्प्टी हो जाएगा। सॉरी, इसको मुझे हटाना नहीं है, जस्ट इसको मैंने डिव के अंदर जो मेरे पास चीज़ें हैं उन सबको हटाना है। डिव को मैं रखता हूँ, सही है। डिव को मैंने रखा इस तरीके से, सही है, एम्प्टी डिव। तो जैसे ही मैंने एम्प्टी डिव किया, तो मेरे पास पूरा पेज खाली हो गया। और इस पेज के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे सीख लिया आप लोगों ने। ध्यान रहे कि ये रिटर्न और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इन सबको नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो टाइप स्क्रिप्ट और या जावास्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये जो रिटर्न है, रिटर्न के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हमें डिव इसी तरीके से आना चाहिए। और हम डिफ भी डाल सकते हैं, और डिफ नहीं चाहें तो हम लोग इस तरीके से डिफ हटा के ऐसे भी हम लोग सिर्फ टैग भी डाल सकते हैं, सही है। तो ये भी हमारा काम चल जाएगा, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट ईयर की अगली वीडियो में। तो एक बेसिक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया आप लोगों को, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के। और यहाँ पे हम लोग अपना काम जो भी हम करना चाहें, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, सही है। अब मैं यहाँ पे वापस से अपना फाइल एक्सप्लोर खोलूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ पैकेज डॉट जेसन की फाइल, जिसको मैं ओपन करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज है। रिएक्ट का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट जेएस किससे मिलकर बना है, किसके ऊपर बना है, रिएक्ट पे। तो ऑब्वियसली रिएक्ट भी इंस्टॉल हुआ है हमारे पास। तो रिएक्ट का कौन सा वर्जन है, 18। नेक्स्ट का कौन सा वर्जन है, नेक्स्ट जो खुद नेक्स्ट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या वर्जन है, 14.2.11, सही है। तो यहाँ से आप वर्जन भी देख सकते हो। इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर दूंगा सिर्फ दिखाने के लिए कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ था, इसलिए मैंने पैकेज डॉट जेसन खोला था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं नया, और उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे चेंज करके भी हेलो वर्ल्ड का दिखा दिया, सही है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का भी चेंज करके मैंने दिखा दिया, ठीक हो गया। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट जेएस का लिंकिंग देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे और राउटिंग देखेंगे, सही है। राउटिंग, लिंकिंग और कंपोनेंट्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जेएस पे, सही है। आई होप आप लोगों को रिएक्ट का इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट जेएस का इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और चीज़ें समझ आई हैं और प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका आ गया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।